हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में जो हमारा टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 यानी कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। और ये जो है हमारे यूपीएससी पाठ्यक्रम जीएस 3 के पर्यावरण से संबंधित है। ये साथ ही इसका जो हमारा जो सोर्स है द हिंदू अखबार से लिया गया ये टॉपिक है, ठीक है। वहाँ से इस टॉपिक को हमने डेवलप किया है। और आप जैसा कि जानते होंगे कि न सिर्फ भारत में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, बल्कि वैश्विक स्तर पे भी एक प्रदूषण जो है बेसिकली खास करके वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। और इस गंभीर समस्या को लेकर वैश्विक स्तर पर भी चिंता जताई जाती रही है और भारत में भी चिंता जताई जा रही है। और इस रिपोर्ट में यही चिंता जताई जा रही है कि जो कुछ देश हैं जो खासकर जो वैश्विक मानक है प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, वो वैश्विक मानक को भी सही तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे उस मानक के अनुरूप। भारत भी इसमें काफ़ी फिसड्डी साबित हुआ है। हालांकि काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी यह बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। तो हम इस न्यूज़ में यही देखेंगे, इस टॉपिक में ही देखेंगे कि भारत की क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें आई हैं, साथ ही हम क्या प्रयास करने के बाद भी वो कौन से कारक हैं, वो कौन सी चुनौतियां हैं, वो कौन से व्यवधान है जिसकी वजह से हम जो है वायु प्रदूषण जैसे गंभीर समस्या का निदान नहीं कर पा रहे हैं वैश्विक स्तर पे। साथ ही हम अंतिम में ये देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो वन लाइनर प्रश्नोत्तरी होगी उसको हम करेंगे, ताकि इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ पाए और बेहतर तरीके से एक जानकारी आपको प्रदान की जा सके, ठीक है। अब देखते हैं कि ये टॉपिक समाचार में कैसे है, क्यों है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि स्विस कंपनी IQAIR द्वारा हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत विश्व में 5वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है, 5th। इंडिया का जो स्थान है इसमें 5th है। आगे हम देखते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है विश्व का सर्वाधिक 5वां प्रदूषित देश है, ठीक है। भारत वर्ष 2024 में 5वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है, जो 2023 के तीसरे स्थान से नगण्य सुधार को दर्शाता है। यानी 2023 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी, वो 2023 में जो है भारत जो था वो तीसरे स्थान पर था, मतलब 3rd प्रदूषित देश था विश्व का 2023 में। 2024 में क्या हो गया, 5वां प्रदूषित देश हो गया। सुधार हुआ है, लेकिन ये सुधार बहुत ही नगण्य माना जाएगा, जैसा कि इसमें लिखा गया है कि ये सुधार नगण्य ही है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए कि IQAIR द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत में गंभीर प्रदूषण पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत शहर में स्थित है। अब ऐसे समझ सकते हैं कि विश्व में जो 20 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें से 13 भारत के हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि समस्या कितना गंभीर है और कितना संकटग्रस्त है, खासकर भारत के संदर्भ में, ठीक है। इस रिपोर्ट में 138 देशों, क्षेत्रों के 40,000 से अधिक वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के डेटा को देखा गया और वायु गुणवत्ता के वैज्ञानिकों द्वारा इसका विश्लेषण किया गया। जो डेटा हुआ वो 4,000 से अधिक स्थानों से डेटा जुटाया गया और उस डेटा के आधार पर बताया गया कि वैश्विक स्तर पर प्रदूषण की क्या स्थिति है, वायु प्रदूषण की क्या स्थिति है। और इसमें साथ साथ रिपोर्ट में हम आगे देखेंगे कि क्या रिपोर्ट में और मुख्य बातें निकल कर आई है। देखिए, अब रिपोर्ट को जानने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वायु प्रदूषण बेसिकली होता क्या है, इसके टेक्निकल संदर्भ को समझ लेते हैं। हालांकि जनरल अर्थों में वायु प्रदूषण को लोग समझते हैं कि वायु प्रदूषण एक क्या होता है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको एकेडमिक स्तर में हम देखते हैं। देखिए, वायु प्रदूषण रासायनिक, भौतिक या जैविक कारकों द्वारा वायु का संदूषण है, जो इसकी प्राकृतिक संरचना को बदल देता है, ठीक है। भौतिक जैविक कारकों द्वारा वायु में संदूषण होता है, जो इसकी प्राकृतिक संरचना को बदल देता है। प्रमुख स्रोतों में दहन, वाहन, उद्योग और आग शामिल है। PM, CO, O3, NOT और SO2 जैसे प्रदूषक श्वसन संबंधी बीमारियों और उच्च मृत्यु दर का कारण बनते हैं। जैसा कि ये उल्लेखनीय तथ्य है कि प्रदूषण के कारण बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती है, जिसमें एक
श्वसन से संबंधित बीमारी एक गंभीर बीमारी है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 99% आबादी प्रदूषित हवा से सांस लेती है और निम्न मध्य आय वाले देश इससे सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित हैं। आप ये समझ लीजिए कि विश्व की 99% आबादी जो है प्रदूषित वायु का ग्रहण कर रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये समस्या कितना ज्यादा गंभीर है, ठीक है। लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ स्टडी के अनुसार लंबे समय तक PM 2.5 के PM 2 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के संपर्क में रहने से भारत में जीवन प्रत्याशा 5.2 वर्ष कम हुआ है, ठीक है। यह कारक वर्ष 2009 से 2019 के बीच होने वाली 105 मिलियन वार्षिक मौतों से संबंधित है। 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख मौत केवल प्रदूषण से हो गया 2009 से 2019 के बीच। आप समझ सकते हैं कि प्रदूषण की समस्या कितना गंभीर हो गया है हमारे देश में। PM 2.5 अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि PM 2.5 होता क्या है। PM 2.5 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर या उससे कम व्यास वाले कण पदार्थ को संदर्भित करता है। सबसे बड़ा स्वास्थ्य खतरा है। सांस लेने पर PM 2.5 रक्त प्रवाह में गहराई से अवशोषित हो जाता है और स्ट्रोक, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारी और कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़ा होता है। मतलब ये जो PM 2.5 होता है 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर या उससे कम व्यास वाले कण का पदार्थ को संदर्भित करता है। मतलब ये बहुत ही छोटा माइक्रो कण होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा ऐसे है कि ये श्वास के माध्यम से ब्लड में हमारे मिल जाता है। ब्लड में मिलने के बाद तमाम तरह की गंभीर जो है बीमारी को उत्पन्न कर सकता है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें स्ट्रोक है, हृदय रोग है, श्वसन संबंधित है, इवन कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी भी होने की संभावना है। अगर PM 2.5 एयर में ज्यादा उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो डायरेक्ट आपके नाक से श्वसन मार्ग के रास्ते वो ब्लड में चला जा सकता है। ब्लड में जाने के बाद वो अन्य प्रकार की समस्याओं को जन्म दे सकता है। अब देखिए भारत में प्रदूषण से संबंधित मुख्य बातें इस रिपोर्ट में क्या निकल के आई है उसको देखते हैं। दिल्ली लगातार 6 वर्षों से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। मतलब विश्व में जितने भी देशों की राजधानी है उन राजधानी में दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। आप इससे समझ सकते हैं कि दिल्ली में रहने वाले लोग जो हैं, खासकर विंटर में आप लोगों ने देखा होगा कि जाड़ों में एक गैस के चैम्बर में तब्दील हो जाता है भारत, तो हमेशा वो चिंतनीय होता है। उसका एक कारण है कि चूंकि बारिश नहीं होने की वजह से जो है वो जो पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो वायु में उसकी जो है संख्या और बढ़ जाती है, जिससे और भी जो है समस्या जो है गंभीर हो जाता है। 2024 में दिल्ली दुनिया और मध्य दक्षिण एशिया में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर था। राजधानी में तो सबसे प्रदूषित है ही है, साथ साथ जो है दुनिया और मध्य दक्षिण एशिया में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर था। औसत PM 2.5 स्तरों में हालांकि गिरावट आई है। अब हम देखते हैं कि कितना गिरावट आई है। 2024 में भारत की औसत PM 2.5 सांद्रता 50.6 घन मीटर, मतलब 1 घन मीटर हवा में 50.6 माइक्रोग्राम थी। मतलब 1 घन मीटर जो हवा होता है उसमें जब पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा जब बढ़ जाती है तो पोल्यूशन को हम ज्यादा मानते हैं, ठीक है। तो ये जो है 1 घन मीटर में 50.6 माइक्रोग्राम है, जबकि 2023 में ये 54.4 था। मतलब 54.4 मिलीग्राम था। ऐसे आप समझ लीजिए 54.4 माइक्रोग्राम ग्राम था। ये था आपको 2023 में, और जो है 50.6 माइक्रोग्राम 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। तो इस PM 2.5 की सांद्रता, मतलब इसका मतलब हुआ कि कुछ कमी तो आई है पार्टिकुलेट मैटर में, लेकिन ये कमी नाकाफी है, ये कमी बहुत नगण्य है, ठीक है। अब देखिए सबसे प्रदूषित शहर इस रिपोर्ट के अनुसार कौन है। बर्नीहाट असम में एक जगह है। वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषण स्तर दर्ज किया
जहां वार्षिक PM 2.5 सांद्रता 128। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 128, ये जो हमारा अभी जो है 50.6 एवरेज आ रहा है, 50.6 माइक्रोग्राम हो रहा है 1 घन मीटर में, वो 128 माइक्रोग्राम हो गया है। एक घन मीटर में। आप ऐसे समझ लीजिए कि कितनी बड़ी समस्या है, ये कितना बड़ा हमारे लिए घातक स्थिति है। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 भारतीय शहर शामिल हैं, ये इस रिपोर्ट से सामने आया है। जनवरी 2024 में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में वायु गुणवत्ता खराब रही, सर्वविदित है। नवंबर 2024 में दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक प्रदूषण देखा गया। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि जो असम में बरनी हाट जगह है, वो उसमें जो है PM 2.5 की जो सांद्रता है वो 128 माइक्रोग्राम हो गया, 128.2 माइक्रोग्राम 1 घन मीटर हवा में। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज्यादा हो गया और वहां की हवा कितनी खतरनाक हो गई है। प्रमुख प्रदूषण स्रोत क्या रहे हैं? पीक अवधि के दौरान फसल के अवशेष जलाने से PM 2.5 प्रदूषण में 60% की वृद्धि हुई। अब यहां ये डाटा समझ सकते हैं आप कि जो नवंबर या दिसंबर के दौरान जो फसलों की कटाई होके जो पराली जलाई जाती है, खासकर पंजाब और हरियाणा में, उससे दिल्ली जैसे क्षेत्र में तो पोल्यूशन फैलता ही है। तो इस रिपोर्ट में जो बातें निकल के सामने आई है कि फसल के अवशेष जलाने से इसके PM 2.5 में 60% की वृद्धि होती है। तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य प्रतीत होता है कि जब वहां से जब पराली जलाई जाती है तो उनसे जब जो PM 2.5 में उसके जलने से वृद्धि होती है, वृद्धि होगी तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा। तो ये वायु प्रदूषण बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारक है। वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन और निर्माण धूल अन्य महत्वपूर्ण योगदान करता था। अब खासकर दिल्ली जैसे महानगर में तो आप समझ सकते हैं कि वाहन का उत्सर्जन कितना होगा, जहां जो है 50 लाख से ज्यादा गाड़ियां हैं। वैसे ही औद्योगिक उत्सर्जन, ये भी आप समझ सकते हैं कि किसी महानगर के आसपास कितने बड़े स्तर पर औद्योगिक निर्माण हो रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है निर्माण धूल, मतलब बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, क्योंकि हमारी आने वाले समय में इतनी आवश्यकता होगी, हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ रही गई है महानगरों में कि उनके लिए घर बनाना भी जरूरी है। इसके अलावा और भी आधारभूत संरचनाओं को बनाने के लिए निर्माण कार्य जारी रहता है, जिसमें जो है धूलकण निकलते हैं। धूलकण निकलने से जो है PM 2.5 की सांद्रता में वृद्धि होगी। हम आगे जानेंगे कि PM 2.5 की सांद्रता कितनी होनी चाहिए 1 घन मीटर में, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का उसका मानक क्या है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुरूप कितने ऐसे शहर हैं जो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं या प्रदर्शन बहुत ही अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। अब देखिए, वायु प्रदूषण एक वैश्विक संकट। अभी तक तो हम लोग भारत के संदर्भ में समझ रहे थे, अब वैश्विक संकट के संदर्भ में समझ लीजिए। प्रदूषण हवा के व्यापक संपर्क। 2024 में दुनिया की अधिकांश आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही थी। अब देख लीजिए आप, केवल 12 देश, क्षेत्र और इलाके ही WHO की अनुशंसित PM 2.5 की सीमा 5 माइक्रोग्राम 1 घन मीटर में पूरा करते हैं। अब देखिए 5 माइक्रोग्राम ही है और भारत में 50 से ज्यादा है, 50 एवरेज। इवन आपने ये देखा कि असम के बंडी घाट में तो 128.2 माइक्रोग्राम है 1 घन मीटर में। तो वहां की हवा कितनी प्रदूषित होगी आप ऐसे समझ सकते हैं। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO द्वारा जो अनुशंसित मापक है मिनिमम, वो 5 माइक्रोग्राम है 1 घन मीटर में। अगर इस स्तर को पूरा करेंगे तभी हवा जो है शुद्ध होगा और सांस लेने लायक होगा और प्रदूषण रहित होगा। लेकिन इसमें केवल 12 देश ही बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो 12 देश खासकर किन क्षेत्रों से हैं वो देखते हैं। ये क्षेत्र मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और ओशनिया क्षेत्र में थे। अब सोच लीजिए, लैटिन अमेरिका आप समझ रहे होंगे कि साउथ अमेरिका वाले देश, कैरिबियन मतलब लैटिन अमेरिका से सटे हुए, और ओशनिया न्यूजीलैंड के आसपास के एरिया को ओशनिया बोलते हैं। तो ये सारे एरिया में जो है इसके आसपास जो है 5 माइक्रोग्राम पर घन मीटर वायु में इसकी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एक सेट पैरामीटर्स है उस पैरामीटर्स को पूरा करते हैं या इस पैरामीटर्स पे खरा उतरते हैं।
सबसे प्रदूषित देश हम देख लेते हैं कि सबसे प्रदूषित देश क्या है, वहां पर घन मीटर में उनका कितना 2.5 पीएम का मात्रा है, जिससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि विश्व स्तर पे वायु प्रदूषण की स्थिति कितनी गंभीर है, जिसकी वजह से बहुत सारे थिंक टैंक इस प्रकार की रिपोर्ट बनाने के लिए जो है प्रयासरत रहते हैं और एक अच्छा डाटा उपलब्ध कराते हैं, ताकि सरकार उस डाटा को लेकर एक अच्छी रणनीति बना पाए और रणनीति बनाकर वायु प्रदूषण से निपटने का एक बेहतर उपाय या समाधान सोच पाए। देखिए, वार्षिक औसत पीएम 2.5 सांद्रता के आधार पर 5 सबसे प्रदूषित देश ये थे, ठीक है, जो एवरेज वार्षिक है। अब ये देखिए चार्ड 91.1, मतलब 1 घन मीटर हवा में 91.8 माइक्रोग्राम वहां का स्तर है। तो सोच सकते हैं कि चार्ड कितना प्रदूषित देश है। उसी प्रकार बांग्लादेश का स्थान दूसरा है, 78 माइक्रोग्राम है 1 घन मीटर में। पाकिस्तान जो है 73.7 है, तीसरा देश है विश्व का सबसे प्रदूषित। चौथा जो है कांगो है 58.2 माइक्रोग्राम 1 घन मीटर में। उसी प्रकार भारत जो है पांचवा है 50.6, जैसा कि हम शुरू में चर्चा किए, पांचवा 5th स्थान है भारत का। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का 5वां प्रदूषित देश है वायु प्रदूषण के मामले में। तो ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से कितना गंभीर समस्या है। गंभीर वायु गुणवत्ता का उल्लंघन, जो गंभीर वायु गुणवत्ता है उसका उल्लंघन भी कर रहे हैं, मतलब कि जो WHO का अनुशंसित या पैरामीटर्स है WHO का, वो उस पैरामीटर्स पे खरा नहीं उतर रहे हैं, ठीक है। जैसे है 5 G प्रति MQ, मतलब कि 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में, जो 1 घन मीटर का जो हवा होगा उसमें 5 माइक्रोग्राम ही जो है पीएम का पार्टिकुलेट, मतलब पीएम 2.5 की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। ये WHO का अनुशंसित है, पैरामीटर्स है, लेकिन इस पैरामीटर्स को बहुत कम ही देश पूरा करते हैं। अब ये देखते हैं क्या, दुनिया भर के 8,954 शहरों में केवल 17% ही WHO के पीएम 2.5 दिशा निर्देशों यानी पैरामीटर्स यानी 5 माइक्रोग्राम पर घन मीटर को पूरा करते हैं। आप सोच सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो WHO ने अनुशंसित किया है या दिशा निर्देश दिया, उस दिशा निर्देश को प्राप्त करने में कितने सारे देश जो हैं फेल हो चुके हैं। भारत, कजाकिस्तान, चाड, पाकिस्तान और चीन में स्थित 20 सबसे प्रदूषित शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमा से 10 गुना अधिक प्रदूषित है। कितना समस्या गंभीर है, और इस पे हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम लोग का क्या प्राथमिक कर्तव्य हो, हम लोग किस प्रकार का कार्य करें कि वायु प्रदूषण न फैले। इसमें हम लोग भी जो है बहुत सारा योगदान देते हैं। जैसे दिल्ली जैसे शहर में तो सबके पास 4 पहिया वाहन है, मैक्सिमम लोग जो है 4 पहिया वाहन का यूज करते हैं, दो पहिया वाहन का यूज करते हैं। उससे जो निकलता है, उत्सर्जन निकलता है, तो कहीं ना कहीं पीएम 2.5 की मात्रा को बढ़ाता है। इसमें हमारे जैसे जो नागरिक हैं, सामान्य नागरिक हैं, उनका प्राथमिक कर्तव्य बनता है कि वो ये जो हमारे लिए जो समस्या है, प्रदूषण गंभीर समस्या, उसके बारे में सोचे, और सोचते हुए जरूरी हो तभी जो है प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल करें, ना तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें। तो काफी हद तक इसको कहीं ना कहीं वाहन उत्सर्जन से जो होता है उसको रोका जा सकता है। अब देखिए, इसमें हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों में चुनौतियां और आगे की राह, मतलब समाधान क्या हो सकता है, चुनौतियां क्या है, उसका समाधान भी हम देखेंगे। देखिए, 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना था, ठीक है। भारत सरकार ने 2019 में कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मतलब ही था या उद्देश्य ही था कि प्रदूषण को कम करेंगे, ठीक है। हालांकि नवीनतम रिपोर्ट ने असंगत नीति कार्यान्वयन और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण लगातार चुनौतियों का उजागर किया है। यह भारत सरकार का प्रयास था, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में यह बात सामने निकल कर आ रही है कि नीति तो बनी, लेकिन नीति का इंप्लीमेंट सही तरीके से नहीं किया गया, जैसा कि भारत के संदर्भ में अक्सर यह देखा जाता है। सॉरी।
जैसा कि भारत के संदर्भ में अक्सर ये देखा जाता है कि नीति के कार्यान्वयन का जो पक्ष है या इम्प्लीमेंटेशन का पक्ष है वो कमजोर होता है। उसी प्रकार जो है इसके लिए जो पर्याप्त जो बुनियादी ढांचा चाहिए उसमें भी जो है कमी है। इसके लिए मजबूत कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में बात निकलकर सामने आई है। ठीक है, पर्यावरण विश्लेषकों का तर्क है कि दिल्ली ने BS6 ईंधन और उन्नत परिवहन तकनीक जैसी नीतियां पेश की है, लेकिन खराब कार्यान्वयन के कारण लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। दिल्ली जैसे शहर में BS6 ईंधन का यूज और उन्नत परिवहन तकनीक दोनों का यूज किया गया है, लेकिन सही तरीके से इंप्लीमेंट न किए जाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, न कि कंट्रोल हो रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यवस्थित कार्रवाई काफी हद तक कागजों पर नहीं रह गई है और मजबूत शासन और वायु प्रदूषण की विनियमन में व्यापक बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया है। जो भी कार्रवाई हुई है, मौजूद कार्रवाई हुई है, डॉक्यूमेंट में ही रह गया है, उसको जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। NCAP यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को मजबूत करना, जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम भारत सरकार ने 2019 में जो शुरू किया था उसको मजबूत किया जाना चाहिए। निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जो कि दीर्घकालिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण होगा। दीर्घकालिक सुधार हम इसमें करेंगे तभी हम आने वाले जो पीढ़ी होगी उसको हम प्रदूषण मुक्त या कम से कम एक बेहतर वातावरण उपलब्ध करा पाएंगे। केवल बोल देने से नहीं होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि हम सतत विकास इस तरीके से करेंगे कि हम पर्यावरण के सुरक्षा को देखते हुए, तो पर्यावरण को बचाना है तो प्रदूषण को कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रदूषण कंट्रोल होगा तभी हम जो है सही तरीके से आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बेहतर पर्यावरण हम दे पाएंगे। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो अभ्यास प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न आ रहा है 2024 में भारत की वायु प्रदूषण रैंकिंग क्या है। फैक्चुअल जानकारी आप जान लीजिए। 2024 में वायु प्रदूषण में भारत 5वें स्थान पर था, जो 2023 में तीसरा स्थान से सुधर कर 5वें स्थान पर था। 2023 में जो है इसका स्थान जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरा था और अब 5वां हो गया है, तो मतलब 5वां प्रदूषित देश है, जो कि 2023 में तीसरा प्रदूषित देश था। सुधार हुआ है लेकिन सुधार उतना ज्यादा नहीं है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता इतनी खराब क्यों है, अब ये जान लीजिए। दिल्ली का प्रदूषण पराली जलाने, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन और निर्माण धूल के कारण होता है। ये कारक बताया गया है कि पराली जलाया जाता है। दिल्ली के आसपास जो राज्य हैं, पंजाब हरियाणा जैसे राज्य, वहाँ के किसान पराली जलाते हैं। उसके अलावा जो है वाहन से उत्सर्जन वो निकलता है। भारत में सबसे ज्यादा गाड़ियों वाला शहर है दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज्यादा वाहन है पूरे देश में, शहरों में खासकर। शहरों को अगर देखा जाए तो भारत की अगर दिल्ली जो है सबसे ज्यादा वाहनों वाला नगर है या महानगर है। तो जब इतने बड़ी संख्या में वाहन चलेंगे रोड पर तो उससे उत्सर्जन होगा तो PM 2.5 में वृद्धि होगा। ये हमने शुरू में भी बताया। PM 2.5 सीधे जो है वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा औद्योगिक उत्सर्जन, दिल्ली के आसपास रेडिएशन में फरीदाबाद, गाजियाबाद बहुत सारे छोटे बड़े उद्योग हैं जिससे जो है तमाम तरह की जो है उत्सर्जन निकलता है, जिस उत्सर्जन से वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसके अलावा जो है कंस्ट्रक्शन का कार्य दिल्ली में लगातार जारी है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा जो है जनसंख्या, जो बढ़ती जनसंख्या उसकी आवश्यकता को देखते हुए जो है घरों का निर्माण किया जा रहा है। तो उन सब कारकों के कारण जो है धूल निकलता है। धूल निकलने के कारण जो है यहाँ की वायु गुणवत्ता खराब होती है। 2024 में किस देश की वायु गुणवत्ता सबसे खराब थी? अब ये भी रिपोर्ट के अनुसार आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो प्रदूषित देश है विश्व का चार्ट है, तो अब देख लेते हैं। चार्ट में PM 2.5 का स्तर सबसे ज्यादा था, जिसका औसत 91.8 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर वायु में था। ठीक है, वायु का प्रदूषण नियंत्रित करने में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? यह महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को आप देख लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन सकता है मेंस में भी। कमजोर नीति कार्यान्वयन, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और अप्रभावी शासन भारत के प्रदूषण नियंत्रण को प्रयासों में बाधा डालते हैं। ठीक है भाई, स्पष्ट है। टॉपिक को मैं समझाते हुए किया कि नीति का कार्यान्वयन भारत में थोड़ा ढीला ढाला माना जाता है। खासकर प्रदूषण को अभी भी भारत के मेन डिस्कोर्स में नहीं शामिल किया गया है। भारत में अगर प्रदूषण को कंट्रोल करना है तो मेन डिस्कोर्स में शामिल किया जाना चाहिए। जब मेन डिस्कोर्स में शामिल होगा तभी जो है उसका मजबूत कार्यान्वयन या मजबूत इंप्लीमेंटेशन होगा। मजबूत इंप्लीमेंटेशन होगा तभी उससे एक बेटर रिजल्ट निकल के आएगा।
अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, उसके लिए जो रिक्वायर्ड ढांचा होना चाहिए प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए वो अभी अपर्याप्त है। इसके अलावा अप्रभावी शासन, जो शासन के स्तर पे उसको सुधार किए जाने चाहिए मजबूत। वही कहा जा रहा है कि जो प्रदूषण कंट्रोल को मेन डिस्कोर्स में लाया जाना चाहिए, तभी जो है हम अपने शहर को, दिल्ली को शहर को या अन्य शहर को या हम अपने एरिया को प्रदूषण मुक्त कर पाएंगे। ठीक है, और आशा है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आई होगी। प्रदूषण से रिलेटेड टॉपिक था, वायु प्रदूषण से रिपोर्टेड संबंधित ये टॉपिक था, और बेसिकली एक रिपोर्ट पे आधारित था, और ये रिपोर्ट फैक्चुअल चीज़ों पे था। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से क्या स्थिति है वैश्विक स्तर पे प्रदूषण का। भारत के संदर्भ में हमने देखा कि क्या स्थिति है, भारत में देखा कि दिल्ली किस प्रकार से वायु प्रदूषण की शिकार है और क्या क्या कारण है। इसके अलावा हमने देखा कि किस वजह से जो है भारत में वायु सुधार सही तरीके से नहीं किया जा पा रहा है। साथ ही हमने अंत में 5-4 प्रश्नों का भी वन लाइनर के रूप में देखा। उससे आपको एक आइडिया लगा होगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।